कहानी की शुरुआत में हमें यांग जीसू नाम का एक साइंटिस्ट दिखता है जो अपनी बेटी को जिंदा करने के चक्कर में उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। वो अपनी रिसर्च में इतना पागल हो चुका था कि उसे रोकने की कोशिश करने वाले अपने असिस्टेंट तक का उसने मर्डर कर दिया। जब यांग अपनी बेटी को इंजेक्शन देने ही वाला था तभी कुछ लोग उसकी लैब में घुस आए और समझाया कि ये दवा उसकी बेटी को ठीक नहीं करेगी। अगर वो जिंदा हो भी गई तो पहले जैसी नहीं रहेगी। यांग ने उनसे कहा, मेरा फॉर्मूला काम करता है, मैंने खुद इसे इंजेक्ट किया है और देखो मैं जिंदा खड़ा हूँ। जब डॉक्टर अपनी बेटी को वैक्सीन देने जाता है तो पुलिस को उसे गोली मारनी पड़ती है। वो उसकी सारी दवाइयां जब्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसे अरेस्ट करने जाते हैं एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आता है जिससे आसपास की सारी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिर जाती हैं। यांग को पता था कि वो नहीं बचेगा, इसलिए बिल्डिंग गिरने से पहले वो अपनी बेटी को वैक्सीन देना चाहता था। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, भूकंप की वजह से सब दबकर मर जाते हैं। ये कोई नॉर्मल भूकंप नहीं था, इसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। लोगों के पास पीने का साफ पानी तक नहीं बचा और सब पूरी तरह बारिश पर डिपेंड हो गए जो साल भर इरेगुलर रहती थी। जो लोग बच गए थे उन्होंने छोटे छोटे कैंप बना लिए और सर्वाइवल के लिए उन्हें रोज खाने और पानी की तलाश में भटकना पड़ता था। यहाँ हमें किम नाम का एक लड़का दिखता है जो शिकार की तलाश में था। अपने कैंप से थोड़ी दूर उसे एक मगरमच्छ दिखता है जो सूखे की वजह से बाहर निकल आया था। किम बिना देर किए उस पर तीर चलाता है और उसके मरने का वेट करने लगता है। जब हलचल बंद होती है तो उसे लगता है कि वो मर गया है। किम धीरे धीरे उसके पास जाता है लेकिन मगरमच्छ उसे देखते ही अटैक कर देता है। किम जान बचाने के लिए एक गाड़ी में छुप जाता है पर मगरमच्छ हार नहीं मानता और खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। जब वो किम को खाने ही वाला होता है तभी उसका दोस्त डेनियल वहाँ पहुँच जाता है। डेनियल उसकी पूंछ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींचता है और अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। किम और डेनियल भूकंप से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे पर अब वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो भी खाना मिलता है आपस में शेयर करते हैं। फिर हमें हाना दिखती है जो अपनी दादी के साथ एक कैंप में रहती। भूकंप के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। हाना की दादी मानती थी कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और ये बुरा वक्त जल्द ही कट जाएगा, लेकिन हाना को कभी यकीन नहीं हुआ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि पिछले कुछ महीनों में उसने इंसानों को जानवर बनते देखा है। लोग भूख मिटाने के लिए लाशें तक खाने लगे थे। वे धीरे धीरे क्रिमिनल बन रहे थे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वे भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर जा रहे थे। भूकंप से पहले दुनिया कैसी थी उसे अब ये भी याद नहीं। इधर हम देखते हैं कि डेनियल मगरमच्छ को काट रहा है और उसका मांस कैंप के लोगों को बेच रहा है। एक औरत डेनियल के पास आती है और उसे बहुत सारे गहने ऑफर करती है। वो कहती है कि इसके बदले उसे मगरमच्छ की पूरी पूंछ चाहिए, लेकिन किम इतने मांस के बदले सोना लेने से मना कर देता है और कहता है कि इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। वो समझाता है कि भूकंप को आए 3 साल बीत चुके हैं और लोग भूख से मर रहे हैं, उन्हें खाना और पानी चाहिए। सोना भले ही लाखों का हो पर इस वक्त वो कीमती चीज नहीं है। ये सुनकर वो औरत मायूस हो जाती है। उसे उदास देखकर डेनियल खुद को रोक नहीं पाता। वो उसे एक सांप दे देता है और कहता है कि आज आखिरी बार आपकी मदद की है, आगे से मैं और हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसके थोड़ी देर बाद हाना आती है। डेनियल हाना को अपनी बेटी जैसा मानता था और उसका ख्याल रखना ही उसकी लाइफ का मकसद था। हाना हमेशा की तरह खाने के बदले उसे एक फोटो देती है जिसे डेनियल खुशी खुशी रख लेता है। किम हाना को पसंद करता था लेकिन उसे कभी अपनी फीलिंग्स बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि उसे डर था कि हाना उसे रिजेक्ट कर देगी। जब वे बात कर रहे थे तभी कुछ लोग उनके कैंप में घुस आते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। डेनियल ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था लेकिन उनकी हरकतों से लग रहा था कि वे लोग गुंडे हैं। उनमें से एक कैंप वालों से कहता है कि वे पुलिस हैं और किसी आदमी को ढूंढ रहे हैं। वे लोगों को एक स्केच दिखाते हैं और उस शख्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो स्केच बस एक बहाना था। उस स्केच की आड़ में वे अपनी पसंद के किसी भी मर्द या औरत को अपने साथ चलने के लिए बोल रहे थे। जब एक आदमी ने उनके साथ जाने से मना किया तो उन्होंने उसका हाथ ही काट दिया, जिसे देखकर बाकी सब डर जाते हैं। डेनियल चुपचाप अपने काउंटर पर खड़ा उन्हें देख रहा था। उसने कुछ नहीं किया और उन्हें जो चाहिए था ले जाने दिया, लेकिन तभी उनमें से एक की नजर हाना पर पड़ती है। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है और वे सब मिलकर उस पर जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। किम उसे बचाने के लिए उन लोगों से लड़ पड़ता है लेकिन वे उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। जब सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाती है तो डेनियल उन्हें रोकने के लिए कूद पड़ता है। वो उनकी जमकर धुनाई करता है और पूछता है कि उन्हें यहाँ किसने भेजा है। इस बीच वो ये भी नोटिस करता है कि उन लोगों के पास पीने का साफ पानी है। बहुत मार खाने के बाद एक आदमी उसे बताता है कि कुछ किलोमीटर दूर एक अपार्टमेंट है जहाँ कुछ लोग रहते हैं और वे साफ पानी सप्लाई करते हैं। डेनियल उन्हें छोड़ देता है और वार्निंग देता है कि वे फिर कभी यहाँ दिखाई न दें। एक दिन किम और डेनियल शिकार से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सूट बूट पहने कुछ लोग हाना और उसकी दादी से बात कर रहे हैं। डेनियल उन्हें हाना से दूर रहने को कहता है लेकिन दादी बताती हैं कि ये लोग उसी अपार्टमेंट से आए हैं जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था। जोई नाम की एक लड़की डेनियल को बताती है कि उनके पास साफ पानी और ढेर सारा खाना है और वे हाना को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। डेनियल अनजान लोगों के साथ हाना को नहीं भेजना चाहता था लेकिन वे उसे आसानी से मना लेते हैं कि अपार्टमेंट की लाइफ यहाँ से कहीं बेहतर है। वो कहती है कि वहाँ हाना की उम्र के बहुत सारे
बच्चे हैं जिनसे वो काफी कुछ सीख पाएगी। किम भी हाना के साथ जाना चाहता था, लेकिन जोई उसे बताती है कि वे सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही साथ ले जाते हैं। डेनियल जानता था कि ये जगह सेफ नहीं है, लेकिन उन लोगों के चमकते चेहरे देखकर उसे यकीन हो गया कि उनकी लाइफ यहाँ से बहुत अच्छी है, इसलिए वो हाना को उनके साथ जाने के लिए कह देता है। जाने से पहले हाना अपनी बनाई हुई एक फोटो किम को देती है। किम समझ जाता है कि वो भी उसे पसंद करती है। वो हाना से वादा करता है कि वो हर हफ्ते उससे मिलने आएगा और इस तरह वे अलग हो जाते हैं। किम अब बहुत अकेला फील कर रहा था। वो डेनियल से कहता है कि अगर वो मार्केट वाली उस औरत से शादी कर ले और उसे गोद ले ले तो वे भी हाना के पास जा सकेंगे। डेनियल उसे समझाता है कि दुनिया खत्म हो गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी वैल्यूज भूल जाए। वो कहता है, मैं उस औरत से शादी नहीं करने वाला, इसके बारे में फिर कभी मत सोचना। हाना के जाने के बाद डेनियल बहुत दुखी था और उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो शिकार पर निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि हाना और उसकी दादी को अपार्टमेंट ले जाया जा रहा है। हाना वहाँ अपनी उम्र की एक लड़की से मिलती है, लेकिन उसकी दादी का पैर मोच खाने की वजह से उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। जोई अपने कुछ आदमियों से कहती है कि दादी को पास के मेडिकल सेंटर ले जाएं। हाना भी साथ जाना चाहती है, पर उसे बोला जाता है कि उसका आगे बढ़ना जरूरी है। उसे भरोसा दिलाया जाता है कि उसकी दादी जल्द वापस आ जाएगी, पर अभी उन्हें आराम की जरूरत है। कुछ देर और चलने के बाद हाना देखती है कि कुछ आर्मी वाले अपनी गाड़ियों के साथ उनका वेट कर रहे हैं। हाना उनसे पूछती है कि अगर ये गाड़ियां इतनी पास थीं, तो आपने मेरी दादी को मेडिकल सेंटर क्यों भेजा? वे तो हमारे पास आ सकते थे। हाना को अब कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो आगे जाने से मना कर देती है। मिलिट्री ऑफिसर कहता है, ठीक है, हम सुबह तक तुम्हारी दादी का वेट करेंगे। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेंगी हम उन्हें साथ ले लेंगे, लेकिन देखो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कल सुबह तक बिना खाने पानी के बीमार पड़ जाएंगे। दूसरी लड़की भी हाना को समझाती है, टेंशन मत लो, मेरे दादाजी भी तुम्हारी दादी के साथ गए हैं, वे कल सुबह तक अपार्टमेंट पहुँच जाएंगे। हाना अपनी दादी के लिए बहुत फिक्रमंद थी, पर उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। उन लोगों से ज्यादा देर तक लड़ न पाने की वजह से हाना बिना दादी के ही जाने पर मजबूर हो जाती है। इधर वे लोग दादी को मेडिकल सेंटर ले जा रहे थे। लंबा रास्ता चलने के बाद भी उन्हें कोई बिल्डिंग नहीं दिखती, वहाँ सिर्फ खाली जमीन और मलबा था। चलते चलते वे एक गहरी खाई के पास पहुँचते हैं और बुढ़िया को धक्का देकर नीचे फेंक देते हैं। किम उसी इलाके में शिकार कर रहा था और ये सब देख लेता है। सबूत मिटाने के लिए वे किम पर भी हमला करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर डेनियल उसे बचा लेता है। उन्होंने एक बेबस बुजुर्ग को मारा था, इसलिए डेनियल उन्हें मारते वक्त कोई रहम नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि ये लोग मरने के बाद भी जिंदा हैं और उनके जख्म बहुत तेजी से भर रहे हैं। वे दोनों उन्हें मारने की पूरी कोशिश करते हैं, पर ये लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। जब वे कमजोर पड़ने लगते हैं, तभी अचानक एक लड़की वहाँ आती है और इन सुपर ह्यूमंस से लड़ने में उनकी मदद करती है। वो कहती है कि इनका सिर शरीर से अलग करना होगा। वे बिल्कुल वैसा ही करते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। लड़की उन्हें बताती है कि उसका नाम लियोन है और वो एक आर्मी ऑफिसर है। वो और कुछ दूसरे ऑफिसर्स भूकंप में बच गए थे। वे कई महीनों तक लोगों को रेस्क्यू करते रहे, लेकिन सबके लिए शेल्टर और खाना ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज था। भटकते भटकते उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां अब भी पीने का पानी था। उन्हें रहने के लिए एक बिल्डिंग भी मिल गई, जो इतने बड़े भूकंप के बाद भी शहर की इकलौती खड़ी बिल्डिंग थी। उन्होंने मिलकर उस जगह को रहने लायक बनाया। तभी अचानक उनकी बिल्डिंग में एक शख्स आता है। पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर यांग जीसू है, जो किसी तरह भूकंप से बच गया था। ली सबको बताती है कि ये आदमी एक डॉक्टर है और हमें एक डॉक्टर की बहुत जरूरत है, इसलिए इसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लेना चाहिए। शुरुआत में जीसू बहुत अच्छा था, लेकिन उसके आने के बाद से बच्चे अचानक गायब होने लगे। ये सब जानने के बाद ली को उस पर शक हुआ। ली कहती है, एक दिन मैं उसके पास गई और गायब बच्चों के बारे में पूछा। तभी मुझे पता चला कि वो हमारी पीठ पीछे इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि यांग ने अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए जो वैक्सीन बनाई थी वो कोई मामूली दवा नहीं थी। उसी इंजेक्शन की वजह से वो कई महीनों तक उस बिल्डिंग में फंसे रहने के बाद भी जिंदा बच गया था। वो ली से कहता है कि उसकी दवा इंसानियत का फ्यूचर है, लेकिन ली को ये बात समझ नहीं आती। इसके बाद सैम नाम का एक ऑफिसर डॉक्टर यांग की दवा का डेमो देने के लिए डॉक्टर के सामने ही दूसरे ऑफिसर को गोली मार देता है। देखने में वो मरा हुआ लग रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो पूरी तरह ठीक होकर खड़ा हो गया। सब ली को समझाने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर यांग उनके लिए भगवान से कम नहीं है, लेकिन ली सिर्फ उन बच्चों के बारे में सोच रही थी जो डॉक्टर के आने के बाद से गायब हुए थे। उसे समझ आ गया था कि ये दवा उनकी जान ले रही है। वो सबको इस बारे में वार्न करना चाहती थी, पर ऑफिसर सैम उस पर गोली चला देता है, जिससे ली जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाती है। उस दिन से वो उनसे छुपती फिर रही है और अब उन्हें रोकना और भी मुश्किल हो गया है। इधर डेनियल समझ जाता है कि हाना की जान खतरे में है और वो अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाना और उसके साथियों का वेलकम किया जा रहा है। डॉक्टर यांग उनसे कहता है कि उसके पास उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है और वे सब यहाँ सेफ हैं। उनकी परमिशन के बिना कोई यहाँ आ जा नहीं सकता। सबको पीने के लिए साफ पानी की एक बोतल दी जाती है, जिसे पाकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन हाना अभी भी अपनी दादी के बारे में सोच रही थी। जोई ने उससे कहा
कि वो अभी हेल्थ सेंटर में ही हैं और यहाँ पहुँचने में उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। बेचारी हाना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी दादी मर चुकी है और सब उसे झूठ बोल रहे हैं। इसी बीच बच्चों को उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया जाता है। पेरेंट्स पूछते हैं कि वे अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रह सकते। जवाब में जोई कहती है कि यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो सबको मानने होंगे। इन लोगों ने बच्चों के लिए ऐसे नियम बनाए थे कि जो बच्चा टेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करता उसके पेरेंट्स को दूसरों से ज्यादा फ्री खाना और पानी मिलता। उन्होंने पूरा सिस्टम ही ऐसा बना दिया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की चिंता करना छोड़ दें और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा खाना इकट्ठा करने पर ध्यान दें। यहाँ हम देखते हैं कि उनके पास सच में बहुत सारा साफ पानी था और उसे फिल्टर करने की जिम्मेदारी बच्चों और पेरेंट्स पर ही थी। इधर ली और डेनियल उन पर अटैक करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर घुसना इतना आसान नहीं था। डेनियल तब उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने उसके कैंप पर हमला किया था। ये लोग गुंडे थे और साफ पानी के लिए अपार्टमेंट जाते थे। गैंग लीडर पहले से ही डेनियल से चिढ़ा हुआ था, इसलिए वो अपने आदमियों को आपस में लड़ना बंद कर डेनियल पर हमला करने को कहता है। वे सब मिलकर डेनियल पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद होने के बाद भी कोई डेनियल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। डेनियल को बस ये जानना था कि वे इस अपार्टमेंट में कैसे घुसते हैं। तब गैंग लीडर बताता है कि वे टीनेजर्स के बदले में उनसे साफ पानी लेते थे। इधर हाना को बाकी बच्चों से मिलवाया जा रहा है। ये बच्चे काफी टाइम से यहाँ थे। हाना नोटिस करती है कि उनमें से कोई भी उसे देखकर खुश नहीं है। सब बहुत थके हुए लग रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नींद की सख्त जरूरत है। जोई उस अपार्टमेंट की एक टीचर थी जिसका काम बच्चों को डॉक्टर यांग की रिसर्च के बारे में सिखाना था। हाना के साथ आई लड़की वहाँ रहकर बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि यही वो लाइफ है जो वो चाहती थी, पर हाना ऐसी नहीं थी। उसे बस अपनी दादी की फिक्र थी। जब जोई क्लास में हाना का ध्यान भटका हुआ देखती है तो सबके सामने उसे डांट लगाती है, लेकिन हाना उसकी बातों से चिढ़ जाती। वो कहती है कि उसने 2 दिन से अपनी दादी को नहीं देखा है और यहाँ हर कोई बस डॉक्टर यांग की तारीफ करने में लगा है। हाना आगे कहती है, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पिछले 7 महीनों से लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और यहाँ आप लोग इतने पानी से नहा रहे हैं। अगर डॉक्टर यांग इतने ही अच्छे इंसान हैं तो वो उन लोगों के साथ थोड़ा पानी शेयर क्यों नहीं करते। जोई हाना को समझाती है कि तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जो जीने के लायक हैं। बाहर वालों को जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उन्हीं की वजह से डॉक्टर यांग ने अपनी बेटी को खोया था। इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर यांग वहाँ आता है और हाना से कहता है कि जल्द ही वो अपनी दादी से मिल पाएगी। डॉक्टर यांग कहता है, तुम्हारी दादी रात भर खुले आसमान के नीचे पैदल चली है, इसलिए वो थोड़ी बीमार हो गई है और उन्हें यहाँ आने में देर हो रही है, पर चिंता मत करो, वो जल्द लौट आएंगी। इसके बाद यांग उसे पानी पीने को देता है और किसी न किसी तरह उसे वो पानी पीने के लिए मजबूर करने लगता है। हाना को महसूस होता है कि इस पानी में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो उसे नहीं पीती, लेकिन उसके साथ वाली लड़की वो पानी पी लेती है और यांग से कहती है कि वो उसके एक्सपेरिमेंट में मदद करना चाहती है। यांग उसे क्लास खत्म होने के बाद लैब में आने को कहता है। उस रात जब बाकी सब सो रहे थे, हाना चुपके से बिस्तर से निकलकर डॉक्टर यांग की लैब में चली जाती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि यांग सालों से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसके पास इंसानी अंगों का ढेर लगा है। हाना देखती है कि उसकी सहेली को एक स्ट्रेचर पर बांधा गया है। उसके सिर पर एक अजीब हेलमेट लगा है और गले में एक पाइप है जिससे एक लिक्विड बोतल में जमा हो रहा था। हाना अब समझ जाती है कि उसकी क्लास के सभी बच्चों के गले पर गहरे निशान क्यों थे। यांग उनके शरीर से एक खास लिक्विड निकालता है और अपनी दवा बनाने में उसका इस्तेमाल करता है। तभी यांग की आवाज सुनकर हाना एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। उस लड़की के पेरेंट्स अपनी बेटी की हालत देखकर डर जाते हैं। यांग उन्हें उसे छूने से मना करता है, पर लड़की का बाप अपनी बेटी की जान की भीख मांगता है। इसी बीच हम देखते हैं कि यांग ने अपनी बेटी का आधा कटा हुआ शरीर संभाल कर रखा है। उसे समझ आ जाता है कि डॉक्टर दिमागी तौर पर बीमार है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बेटी के गले से वो ट्यूब हटा देता है, लेकिन ट्यूब हटते ही लड़की का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। यांग की सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी, इसलिए गुस्से में वो अपना आपा खो देता है और एक धारदार ब्लेड से उन पर हमला कर देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। हाना ये सब अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन वो ज्यादा देर छुप नहीं पाती क्योंकि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन देखकर यांग उसे पकड़ लेता है। इधर डेनियल और ली सुबह होने का इंतजार करते हैं क्योंकि आज ही उनकी डिलीवरी का दिन था। कुछ देर बाद गैंग लीडर अपार्टमेंट के सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर पहुंचता है तो गार्ड्स को उसके चेहरे पर शक होता है। ट्रक का पिछला हिस्सा खोलने पर उन्हें किम और ली दिखते हैं, पर उनके चेहरे ढके होने की वजह से वे उन्हें पहचान नहीं पाते। सैनिक उनसे कहते हैं कि आज हम कोई नया स्टॉक नहीं ले रहे, तुम अभी यहाँ से चले जाओ, लेकिन डेनियल इतनी दूर आकर पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसलिए वो गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है। वॉन देखता है कि ली वापस आ गई है और वो उसे जिंदा न छोड़ने की कसम खाता है। वो अपने सैनिकों को उन्हें जान से मारने का हुक्म देता है और उनकी पूरी टीम उन तीनों को घेर कर गोलियां चलाना शुरू कर देती। इधर यांग हाना के गले में वही ट्यूब डाल देता है और उसके शरीर से लिक्विड निकालने की तैयारी शुरू कर देता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान हाना होश में ही थी। वो समझाता है कि तुम कितनी लकी हो कि तुम पर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो बताता है कि तुम्हारे शरीर का ये खास लिक्विड ही मुझे जिंदा रखेगा, लेकिन मैं इसे डायरेक्टली तुम्हारे अंदर से नहीं निकाल सकता, इसलिए हम तुम्हें इतना पानी पिलाते हैं। पानी में एक
एक खास केमिकल होता है जो इस पूरी प्रोसेस को आसान बना देता है। डॉक्टर अपने हर पेशेंट के साथ अपने राज शेयर करता था और उसे इसमें मजा आता था, क्योंकि वो जानता था कि ये बच्चे या तो मर जाएंगे या अपनी याददाश्त खो देंगे। इधर ली आगे बढ़ने से पहले अपने पुराने दोस्तों को आजाद करना चाहती थी, क्योंकि उन तीनों के लिए इतने सारे लोगों से लड़ना मुमकिन नहीं था। ली जब उन्हें ढूंढने बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि उसके दोस्त अब पहले जैसे नहीं रहे। उसके जाने के बाद यांग ने उन पर इतने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि वे अब चलते फिरते मुर्दे बन चुके थे। वे ली को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं और उसे मजबूरी में उन सबको मारना पड़ता है। ली कहती है कि उन्हें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वे इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लेकिन डेनियल साफ मना कर देता है कि वो हाना को लिए बिना कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद वे सैनिकों को मारते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि सबके पास सुपर ह्यूमन सीरम नहीं था, बस कुछ को छोड़कर बाकी सब नॉर्मल इंसान थे। इसके बाद वे तीनों अलग हो जाते हैं। ली जब लैब की तरफ जा रही थी तभी वॉन उसके सामने आ जाता है और कहता है, हमारे साथ मिल जाओ, हम इन लोगों से बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। पर ली समझौता करने को तैयार नहीं होती। उनके बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन सुपर ह्यूमन पावर वाले वॉन के सामने ली ज्यादा देर टिक नहीं पाती। वॉन ली को मार देता है और उसे अपार्टमेंट से बाहर फेंक कर दूसरों को ढूंढने निकल जाता है। इधर किम जोई को पकड़ लेता है और उसे लैब की तरफ ले जाने को कहता है। रास्ते में उसका सामना वॉन से होता है, जो उसे आगे जाने से रोकता है। किम जोई को मार देने की धमकी देता है, पर वॉन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे, क्योंकि जोई एक कैंसर पेशेंट थी जो डॉक्टर यांग के लिए काम कर रही थी। इधर यांग हाना के शरीर से लिक्विड निकाल चुका है। हाना उससे कहती है, तुम एक दानव हो, तुम्हारी बेटी अगर आज जिंदा होती तो तुम्हें अपना बाप कहने में भी उसे शर्म आती। ये सुनकर यांग आगा बबूला हो जाता है। हाना अब उसके किसी काम की नहीं थी, इसलिए वो उसे खत्म करने के लिए सर्जिकल ब्लेड उठा लेता है, लेकिन तभी उसके शरीर में तेज दर्द होता है। यांग जब शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपनी ही दवा के खतरनाक साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। हाना उसे देखकर हंसती है और कहती है कि ये तो होना ही था, क्योंकि उसने दिए गए पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। यांग जानता था कि ये साइड इफेक्ट्स कितने जानलेवा हैं और उसके पास इसका कोई इलाज नहीं था। इसी वक्त किम लैब में पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यांग उसे गन नीचे रखने को कहता है, वरना वो हाना को मार देगा। किम को मजबूरी में अपना हथियार डालना पड़ता है। इधर वॉन डेनियल को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन डेनियल बहुत ज्यादा पावरफुल था। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में डेनियल वॉन का सिर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांग जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बेटी की बॉडी एक सूटकेस में भरता है और भागने लगता है। जोई उससे साथ ले जाने की मिन्नतें करती है, पर यांग कहता है, तुम तो वैसे भी मरने वाली हो, मेरे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, मेरे साथ आकर क्या करोगी। ये कहकर वो लैब में एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे जोई की मौत हो जाती है, लेकिन किम और हाना एक टेबल के पीछे छुपकर खुद को ब्लास्ट से बचा लेते हैं। डॉक्टर यांग अपार्टमेंट से भागने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो नीचे उतरता है बच्चों के पेरेंट्स उसे घेर लेते हैं। वे अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे और जब यांग उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया तो पूरी भीड़ उसे मारने लगती है। सब बहुत गुस्से में थे। इससे पहले कि वे उसे मार डालते, यांग एक असॉल्ट राइफल उठा लेता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। वो पूरी तरह अपना आपा खो चुका था और इसी वजह से उसने कई लोगों को मार दिया। लेकिन जब यांग को होश आता है तब वो उस सूटकेस की तरफ देखता है जिसमें उसने अपनी बेटी की डेड बॉडी रखी थी। उसे एहसास होता है कि उसने गलती से सूटकेस पर ही गोलियां चला दी हैं, जिससे उसकी बेटी की बॉडी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अब उसे दोबारा जिंदा करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हाना कहती है, आप उसे पहले भी नहीं बचा पाए थे और अब भी नहीं बचा पाएंगे। इतने मासूम लोगों के साथ आपने जो किया ये उसी का फल है। यांग अपनी इस हालत के लिए सिर्फ हाना को जिम्मेदार मानता है, इसलिए मरने से पहले वो हाना को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो हाना पर गन तानता है डेनियल उसे गोली मार देता है। इस तरह डॉक्टर का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिर में हाना अपनी दादी की कब्र के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे पता ही नहीं था कि उन लोगों ने दादी को मार दिया है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। ये अपार्टमेंट कैंप के बच्चों और वहाँ रहने वालों के लिए बहुत बुरी यादें समेटे हुए था, इसलिए वहाँ फिर कभी कोई नहीं गया और ठीक यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।